गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता। आज बात करते हैं जनहितकारीवाद, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन। इसके अनुसार कुछ बात करते हैं। पहले बात जान लेते हैं कि जनहितकारीवाद के लक्षण क्या होते हैं, इस प्रकार के महत्वपूर्ण व किस प्रकार प्रतिपादन किया जाता है और अपने लक्षणों को किस प्रकार व्यवस्थित की जाती है। इसमें याचिका किसी वर्ग या समूह की ओर से दायर की जाती है और याचिका ऐसे वर्ग या समूह की ओर से दायर की जाती है जो अपनी आर्थिक, सामाजिक, अन्य व्यवस्थाओं के कारण न्यायालय के समक्ष नहीं आ सकते हैं। तीसरी बात यह कह सकते हैं कि इसमें कार्यपालिका सरकार के अनुत्तरदायी पूर्ण कृत्यों के विरुद्ध कार्रवाई की याचना की जाती है। चौथी बात यह कहती है कि विधि शास्त्र के एक नई अवधारणा है जो अपना संपूर्ण तंत्र स्वयं विकसित कर रहा है। पांचवी बात ये कहा जा सकती है न्यायाधीश द्वारा प्रतिपादित विपरीत विचरित विधि है। भाई, इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ऐसे प्रशासनिक कृत्यों को चुनौती दी जाती है जिसमें जनता को विधिक क्षति पहुंचती हो। जनता अथवा किसी संगठन का सदस्य जो याचिका दायर करता है सद्भाव युक्त सामाजिक हित के रुचि रखता हो, उसका उद्देश्य दुर्भावपूर्ण नहीं होना चाहिए तथा वह बाह्य सामाजिक हित की रुचि रखता हो और अपने मन स्थिति को काबू करता हो। उसका उद्देश्य दुर्भावपूर्ण नहीं होना चाहिए ताकि वो बाह्य विचारों से प्रेरित न हो। इस प्रकार वादों की शुरुआत की जा सकती है। सन 1976 की बात है। क्रिस अय्यर ने मुंबई का मगार बनाम अब्दुल भाई के मामले में बताया कि जनहितकारीवाद के पदावली का बिना प्रयोग किए संप्रेषित किया गया था। लोकहित में प्रतिनिधिवाद तथा उससे मिलता जुलता विधिक कार्रवाई का एक विस्तृत आकार आज एक सामान्य मानव के अपेक्षाओं के अनुरूप है। यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष सचेतक करती है जो अपने अंदर की भावनाओं को प्रकट करते हैं। इस प्रकार के उनके कार्यों के जो किसी बात की गुणवत्ता और संबंधी अवतारों के प्रक्रिया अथवा छोटे छोटे दोषों की आड़ में नजरअंदाज करवा देना चाहते हैं। हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का संदर्भ में लोकस स्टैंडी का उदारता मत था कि लोकहित को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सन 2004 में उच्चतम न्यायालय ने अशोक कुमार पांडे बनाम बंगाल राज्य के मामले में यह संप्रेषित किया कि जनहितकारीवाद कोई भी व्यक्ति बिना आधार पर अपने स्वार्थ, पारकिता एवं राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति एवं व्यक्तिगत लाभ हेतु याचिका का प्रयोग अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नहीं कर सकता है, बल्कि ऐसे याचिका उसकी स्थिति में दायर की जानी चाहिए जहां पर लोक हितकारी के संबंध में वास्तविक आवश्यकता महसूस की जाती हो। उच्चतम न्यायालय ने दाताराज नाथू जी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में अधिवक्ता संघ तथा बार काउंसिल का जनहितकारीवाद के संबंध में निर्देश दिया गया कि प्रत्येक अधिवक्ता को इस बार ध्यान देना चाहिए कि जनहित याचिका का दुरुपयोग न हो सके जिससे कि इसी गरिमा बरकरार रहे। साथ ही न्यायालय ने उपयुक्त वाद में यह संप्रेषित किया कि प्रत्येक अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष ऐसी याचिका दायर न करे और न ही न्यायालय की कार्रवाई को विलंब पहुंचाने की दृष्टि से इसका उपयोग करे, बल्कि इसका उपयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। इस प्रकार की भावनाओं से नहीं जो उनकी कष्ट रूपी भावनाओं को धारित की जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की ये भी बात थी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम स्टे राम मध्य राज्य की मामले में इस बात की अभिपुष्टि की कि वो जनहितवाद प्रस्तुत करने के दौरान न्यायालय की अभिवेचनों को कठोर नियमों को देखना नहीं चाहिए, बल्कि न्यायालय का यह दृष्टिकोण होना चाहिए क्या ऐसे वाद की अंतर्गत लोकहितवादों के संदर्भ में न्यायालय का यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि क्या ऐसे वाद के अंतर्गत लोकहितवाद के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष बात उठाई गई है अथवा नहीं उठाई गई है। उपरोक्त वाद में न्यायालय ने भी मत व्यक्त किया कि सरकार के लोक नीति के संदर्भ में ऐसी याचिका उस स्थिति में पोषणीय होगी जब ऐसी अनुपालनीय
किसी संवैधानिक या विधिक अधिकारिता का उल्लंघन हो रहा हो। उच्चतम न्यायालय टीएन गोंडा वर्णन तिस्मल पद बनाम भारत संघ के मामले में यह संप्रेषित किया गया कि यहाँ जनहितकारी वाद की विश्वसनीय संदेह पद और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे जनहितकारी वाद अत्यंत गंभीर एवं लोक हितकारी कर सकता है, तो उस परिस्थिति में न्यायालय को इस बात का विवेकाधिकार होगा कि वो अपने अनुसार उसके बातों को विश्वास न करते हुए न्यायालय को निरस्त कर सकता है। इसके मामले एक और केस आएगी रंजू गोपाल मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में न्यायालय द्वारा संप्रेषित किया गया है कि जनहितकारी वाद न्यायालय के द्वारा तभी स्वीकार किया जा सकेगा जब ऐसे वाद में बड़ी संख्या में जन सामान्य हित निहित और जैसी ऐसा याचिका का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया हो। और ये भी कहा जा सकता है कि याचिका पोषणीय न होगी। जनहितकारी वाद का याचिका उस समय पोषणीय नहीं होगा जब कोई वाद कारण उत्पन्न न हो और ऐसा वाद कारण जनहित के संबंध न हो। ऐसी याचिका न्यायालय के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। पुनः उच्चतम न्यायालय ने इस बात की अभिपुष्टि की जनहितकारी वाद को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है जब लोकहित प्रभाव नहीन हो। जय हिंद, जय भारत।